ओके, तो आज एंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कस करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स और उसके साथ रिलेटेड सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। पहले बात कर लेते हैं ज़रा ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स की नॉर्मल फंक्शन के बारे में। ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स में हमारे पास जो मेजर हार्मोन है इस फैमिली में, उस हार्मोन का नाम क्या है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के बारे में सबसे पहला पॉइंट, ये बनता कहाँ से है? तो ये बनता एड्रिनल ग्लैंड से है। और एड्रिनल ग्लैंड में किस जगह से बनता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कहाँ से बनता है? जोना फेसिकुलेटा से। तो इसकी सोर्स है जोना फेसिकुलेटा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज किस तरह होता है? रेगुलेशन क्या है, एक्सेस क्या है इसकी रिलीज की? कब हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और किस तरह रिलीज होता है, पाथवे क्या है? तो बेसिकली आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, आपको भूख लग रही है, ये भी एक स्ट्रेस है। आपको दर्द है बॉडी में, ये भी एक स्ट्रेस है। आपकी नींद पूरी नहीं है, ये भी एक स्ट्रेस है। एनी टाइप ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन स्टिमुलेट करता है हमारे हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस रिलीज करता है स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में एक हार्मोन को, और उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज होने के बाद आ जाएगा और ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा एक हार्मोन को। उस हार्मोन का नाम है ACTH। ACTH जब बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा टुवर्ड द एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड में सबसे पहला लेयर आएगा ग्लोमेरुलोसा। सेकंड लेयर क्या आ जाएगा? फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा पे ये काम करेगा और फेसिकुलेटा पे काम करके यहाँ से रिलीज करवाएगा एक हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल, विच इज़ द मेजर ग्लूकोकॉर्टिकाइड। तो ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और कोई कंडीशन है जिसमें कॉर्टिसोल रिलीज होगा? यस, डेली रिलीज होता है। हर वक्त तो रिलीज नहीं होता, लेकिन रोज़ाना रिलीज होता है। किस टाइम रिलीज होता है? PM में या AM में? AM में, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग ये रिलीज होता है। और आपको मैकेनिज्म मालूम होगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें बेड से उठने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कॉर्टिसोल। और हमारे डे एंड नाइट साइकिल को एक रिदम कंट्रोल करता है। उस रिदम को हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। नाम सुना आप लोगों ने? सर्केडियन रिदम इज द डे एंड नाइट साइकिल। दिन को कितने टाइम का है, रात कितने टाइम का है, वो सारा एक रिदम कंट्रोल करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सर्केडियन रिदम। तो इस न्यूक्लियस को एक तरफ स्ट्रेस स्टिमुलेट करता है, एक तरफ इसको स्टिमुलेट करता है सर्केडियन रिदम। मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में तफसील से न्यूरो एनाटॉमी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाइपोथैलेमस। जो सर्केडियन रिदम है, इसमें कौन सा टाइम, डे टाइम या इवनिंग टाइम? डे टाइम। और डे टाइम में कौन सा? अर्ली मॉर्निंग, AM, मॉर्निंग टाइम। ये भी स्टिमुलेट करता है किसको? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को। तो इफ समवन आस्क यू हु रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल, स्ट्रेस एंड सर्केडियन रिदम। क्लियर हो गया? ओके जी। फिर कॉर्टिसोल एक दफ़ा रिलीज हो जाएगा तो फिर ये बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करेगा, जो अभी हमने एक एक करके डिस्कस करने हैं। और जब कॉर्टिसोल रिलीज़ हो जाएगा, सारे काम कर लेगा, मज़ीद कॉर्टिसोल की रिलीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये कॉर्टिसोल खुद अपनी रिलीज़ को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। और इनहिबिट किस तरह करेगा? कॉर्टिसोल प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक। कॉर्टिसोल क्या प्रोवाइड करता है? नेगेटिव फीडबैक। इनहिबिट करता है द रिलीज ऑफ CRH को, एंड इनहिबिट करता है द रिलीज ऑफ ACTH को। तो कॉर्टिसोल प्रोवाइड्स द नेगेटिव फीडबैक। ये वही हार्मोन है जो क्या प्रोवाइड करता है? नेगेटिव फीडबैक। डू रिमेंबर कि हमारी बॉडी किस पे चलती है? नेगेटिव फीडबैक पे। जब एक चीज़ बढ़ता है तो वो अपने आप को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वी डोंट वांट टू मच कॉर्टिसोल।
Too much cortisol is dangerous for the body. Patient will develop Cushing syndrome. अब ज़रा इसकी फंक्शंस की बात करते हैं. What are the functions of cortisol? तो सबसे पहले टॉप नॉच पे जो एक जुमला आपके मुंह से निकलेगा, दैट इज cortisol एज अ स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन हमारे बॉडी में पहले भी आप लोगों को बताया गया होगा, 4 हार्मोन्स हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स. देयर आर 4 हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स. उनमें वी हैव cortisol, वी हैव एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, वी हैव ग्लूकागॉन, वी हैव ग्रोथ हार्मोन. एंड निमोनिक क्या बनेगा इसका? CAGG. तो ये आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स हैं. ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिलीज होते हैं. अब ये किस तरह रिलीज होते हैं, वाई ये रिलीज हो क्यों रही है स्ट्रेस में, तो मैं एक्सप्लेन करने लगा आप लोगों को. फिर दूसरा फंक्शन इस हार्मोन का क्या है? इट कैन वर्क लाइक अल्डोस्टेरोन. ये किसकी तरह काम कर सकता है? अल्डोस्टेरोन की तरह काम कर सकता है. नॉट नॉर्मली इन हाई अमाउंट. अगर ये हाई अमाउंट में रिलीज होगा तो फिर ये किसके तरह काम करेगा? अल्डोस्टेरोन की तरह. अब आपको मालूम होना चाहिए कामरान, अल्डोस्टेरोन भी एक हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलोसा से. चूँकि ये भी उस जगह से रिलीज हो रहा है तो ये कजन्स है और कजन्स में सेम कैरेक्टर्स होते हैं. कॉर्टिसोल कैन वर्क लाइक अल्डोस्टेरोन. अब किस तरह ये काम कर सकता है? अगर हम रिकॉल कर लें अपने प्रीवियस नॉलेज को, लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है अल्डोस्टेरोन पे. अल्डोस्टेरोन क्या करता है किडनीज के साथ? अल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है तो वो किडनीज से, यूरिन से रीअब्जॉर्ब करता है किस चीज़ को? सोडियम को. एंड सोडियम को कौन फॉलो करेगा? वाटर को. अब ये भी अगर अल्डोस्टेरोन की तरह काम करेगा तो ये बॉडी में किसका लेवल बढ़ाएगा? इंक्रीज करेगा द लेवल ऑफ सोडियम एंड वाटर. और अल्डोस्टेरोन किडनीज पे काम करके यूरिन में किसको वॉश आउट करता है? अल्डोस्टेरोन वॉशेज आउट द पोटाशियम एंड अल्डोस्टेरोन वॉशेज आउट द हाइड्रोजन आयन विच इज एसिड. तो ये भी वही करेंगे. दे कैन रिमूव पोटाशियम, एक्सक्रीट पोटाशियम एंड दे कैन रिमूव और एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयन. अब मुझे बताओ, अगर हद से ज़्यादा कॉर्टिसोल बने मेरे मरीज़ में या हद से ज़्यादा अल्डोस्टेरोन बने तो उस मरीज़ में क्या होगा? सोडियम और वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा. और सोडियम और वाटर जब ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा तो फिर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा एंड माई पेशेंट कैन डेवलप हाइपर टेंशन. तो जब हमारे पास हम थोड़ी देर बाद डिजीज़ पढ़ेंगे, कौन सा डिजीज़ पढ़ेंगे जलाल? कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा होगा. अगर उसमें कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा होगा, वो अल्डोस्टेरोन की तरह काम करके किडनी से क्या रीअब्जॉर्ब करेगा? सोडियम को. किसको रीअब्जॉर्ब करेगा? वाटर को. और जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा या वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा. और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, नॉट नॉर्मली, एबनॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे मरीज़ का बीपी रेस कर सकता है. तो एबनॉर्मल लेवल दे कैन कॉज हाइपरटेंशन. तो कुशिंग सिंड्रोम के मरीज़ में अगर मैं बाद में लिखवाऊँ, बीपी रेस होगा, हाइपरटेंशन होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का कि क्यों हो रहा है? गुड. फिर उसके बाद ये पोटाशियम को रिमूव करेंगे. और नाउ यू नो, अगर कॉर्टिसोल हद से ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा पोटाशियम को वॉश आउट करे तो क्या होगा? हाइपोकैलेमिया. और अगर हद से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करे, एसिड को रिमूव करे, तो फिर क्या होगा? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. एक्सीलेंट. तो फिर एबनॉर्मली क्या होगा? देयर विल बी हाइपोकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. पीएच बढ़ जाएगा मेरे मरीज़ का. लेकिन जो रेड में मैं लिख रहा हूँ, मैं नॉर्मल की बातें नहीं लिख रहा हूँ, मैं किसकी बातें लिख रहा हूँ? एबनॉर्मल की. क्लियर हो गया कुशिंग सिंड्रोम के केस में. फिर उसके बाद परमिसिव एक्शन. व्हाट इज परमिसिव एक्शन? परमिसिव एक्शन मीन्स कि एक हार्मोन की मौजूदगी में दूसरा हार्मोन ज़्यादा काम करता है. बात समझ में आ रही है? ये ऐसा है कि यू वांट टू इम्प्रेस समवन, यू वांट टू इम्प्रेस समवन. तो जब वो बंदा मौजूद है, उसके मौजूदगी में आप काम ज़्यादा करोगे. चापलूसी जिसको हम कहते हैं, चमचागिरी, नंबर बढ़ाने के लिए. अगर वो बंदा मौजूद नहीं है तो फिर आप काम नहीं करोगे. अब जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल की मौजूदगी में एपिनेफ्रिन
बहुत अच्छे से काम करेगा। कॉर्टिसोल की मौजूदगी में ग्लूकागॉन बहुत अच्छे से काम करेगा। एपिनेफ्रिन विल वर्क बेटर in the presence of cortisol, and glucagon will work better in the presence of cortisol. This is very important. अब एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन वर्क्स best in the presence of cortisol. And you know what is the normal function of epinephrine? Epinephrine किस सिस्टम का हिस्सा है? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक का? सिंपैथेटिक का। और एपिनेफ्रिन कॉर्टिसोल की मौजूदगी में हमारे ब्लड वेसल्स की टोन को मेंटेन रखता है। किसको मेंटेन रखेगा? टोन ऑफ द ब्लड वेसल। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब ये है कि अगर कॉर्टिसोल है तो एपिनेफ्रिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्टेंट रखता है, डायलेट होने से प्रिवेंट करता है। बात समझ में आ रही है? और हमारा बीपी क्या रहेगा? मेंटेन्ड। और बीपी विल रिमेन मेंटेन। हमारा ब्लड प्रेशर भी क्यों मेंटेन्ड है? क्योंकि हमारी ब्लड प्रेशर पे कौन काम कर रहा है? एपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन क्यों काम कर रहा है? क्योंकि कौन रिलीज हो रहा है मेरे बॉडी में? कॉर्टिसोल। एंड नाउ यू शुड टेल मी, इफ देयर इज टू मच कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन विल वर्क मोर, और वो जब ज़्यादा काम करेगा ब्लड वेसल्स का टोन ज़्यादा होगा और बीपी ऑलरेडी, या बीपी हाइपरटेंशन है और या बीपी क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। बात समझ में आ रही है कामरान? और अब अपोजिट बात करते हैं। अपोजिट में अगर कॉर्टिसोल की डिफिशिएंसी हो, कॉर्टिसोल की डिफिशिएंसी हो, उस डिजीज़ को हम कहते हैं एडिसन डिजीज़। कौन सा डिजीज़ कहते हैं? एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में बेसिकली मैं कल पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ये हम आगे पढ़ेंगे। एडिसन डिजीज़ में मरीज़ में देयर इज डिक्रीज कॉर्टिसोल। नाउ दिस इज लवली पॉइंट। अगर कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज्ड है तो क्या एपिनेफ्रिन काम करेगा? अगर एपिनेफ्रिन काम नहीं करेगा, क्या हमारा बीपी मेंटेन रहेगा? अगर हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं है तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे या डायलेट करेंगे? और अगर ब्लड वेसल्स डायलेट कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर लो होगा, हाइपोटेंशन। क्या होगा? और ये हाइपोटेंशन कब होगा? ऑन स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन में एपिनेफ्रिन किसको चाहता है? कॉर्टिसोल को। इस मरीज़ में कॉर्टिसोल, तो अगर मरीज़ में कॉर्टिसोल नहीं आ रहा, स्ट्रेसफुल कंडीशन में अमूमन हमारा बीपी क्या हो जाता है? रेस्ट। लेकिन इस केस में जैसे ही मरीज़ का स्ट्रेसफुल कंडीशन होने का बीपी डाउन हो जाएगा। हाइपोटेंशन ऑन स्ट्रेस। थिंक अबाउट कॉर्टिसोल डिफिशिएंसी। थिंक अबाउट कॉर्टिसोल डिफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है? हाइपोटेंशन ऑन स्ट्रेस, ये गोल्डन जुमले हैं। हाइपोटेंशन ऑन स्ट्रेस एस कॉर्टिसोल डिफिशिएंसी, एडिसन डिजीज। फिर सलमान, कन्फ्यूजन? ओके, फिर ग्लूकागॉन की बात करते हैं। आपको मालूम होगा ग्लूकागॉन हम आगे वैसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पेंक्रियाज में। ग्लूकागॉन भी एक स्ट्रेस हार्मोन है। ग्लूकागॉन हमारे बॉडी में कब बढ़ता है? जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो। व्हेन देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज मेरे ब्लड में कम है, तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ग्लूकागॉन। और जब ग्लूकागॉन आएगा तो ग्लूकागॉन कॉर्टिसोल की मौजूदगी में काम अच्छा करता है। कॉर्टिसोल की मौजूदगी में ग्लूकागॉन और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। और अब अगर मेरे मरीज़ को हाइपोग्लाइसीमिया है, ग्लूकागॉन बेशक रिलीज़ हो रहा है लेकिन मेरे मरीज़ में कॉर्टिसोल नहीं है, देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल, तो फिर क्या होगा? ग्लूकागॉन काम नहीं करेगा। और अगर ग्लूकागॉन काम नहीं करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया। अब स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मुझे बताओ स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मेरे पीछे कोई कुत्ता आ रहा है, मुझे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा ग्लूकोज मेरे ब्लड में होना चाहिए ताकि मेरे ब्रेन को मिले और मेरे ब्रेन को एनर्जी मिले, मेरा ब्रेन सोचे किधर चुप जाऊँ, कुत्ते को भगाओ या खुद भागूँ। आई नीड ग्लूकोज। और उसके लिए मुझे उस टाइम पे क्या चाहिए? कॉर्टिसोल। मुझे उस टाइम पे क्या चाहिए? ग्लूकागॉन। कॉर्टिसोल नहीं है, माई पेशेंट विल डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया ऑन स्ट्रेस। हाइपोग्लाइसीमिया ऑन स्ट्रेस। टेक होम मैसेज है, हाइपोटेंशन ऑन स्ट्रेस,
hypoglycemia on stress as the deficiency of cortisol, Addison disease. और नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ग्लूकागॉन इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है? तो एपिनेफ्रिन टोन को मेंटेन रखता है और ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज को मेंटेन रखता है, लेकिन दोनों कामों के लिए किसकी ज़रूरत है? कार्टिसोल की ज़रूरत है। होला गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक एंड आप सब डॉक्टर्स आपको पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने किसी जगह पे कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट करता है? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अगर काम करना है मेरे बॉडी में तो उनको भी क्या चाहिए? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल प्रमोट्स सिंपैथेटिक एक्टिविटी। हाउ कॉर्टिसोल प्रमोट्स सिंपैथेटिक एक्टिविटी? लवली कॉन्सेप्ट्स, वेरी लवली कॉन्सेप्ट्स। मज़ा आएगा आप लोगों को चीज़ समझ के। डॉक्टरी का मज़ा तब आता है ना जब कॉन्सेप्ट हो, नॉलेज हो। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है भाई, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वही कोई लड़ाई चल रही है, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया है, उस टाइम पे मेरे बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? एंड यू नो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उनके न्यूरोट्रांसमीटर दो थे, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। यस और नो? नॉरएपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी में होता है और दूसरा क्या होता है? एपिनेफ्रिन होता है। ये दो होते हैं, आप पढ़ चुके होंगे। अब उन दोनों ने किस पे काम करना है? रिसेप्टर्स पे। डॉक्टर आसमा, कौन से रिसेप्टर्स थे जिन पे नॉरएपिनेफ्रिन काम करता है और एपिनेफ्रिन? वो रिसेप्टर्स कौन से थे? एड्रेनर्जिक थे या मस्करेनिक? एड्रेनर्जिक। और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा। अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और एंड यू नो कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल हमारे सेल्स पे काम करके अल्फा रिसेप्टर्स के लेवल को इंक्रीज करता है, बीटा रिसेप्टर्स के लेवल को इंक्रीज करता है। मोर अल्फा रिसेप्टर्स, मोर बीटा रिसेप्टर्स। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को काम करने के लिए रिसेप्टर्स क्या है? ज़्यादा, एंड इट विल वर्क मोर। बात समझ में आ रही है? एंड नाउ यू आर वेरी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। अगर मेरे मरीज में कॉर्टिसोल की डिफिशिएंसी हो तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्लो। आसान है कि नहीं? एडिसन डिजीज में सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होगी? स्लो होगी, लेकिन नॉर्मली क्या होती है? मेंटेन रहती है। और हाइपर कॉर्टिसोलिज्म में इंक्रीज कॉर्टिसोल, सिंपैथेटिक एक्टिविटी विल बी मोर। तो कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल क्या करेगा? कॉर्टिसोल increases the expression, cortisol increases the expression of what? Of alpha receptors, especially alpha 1। कौन सी रिसेप्टर से एक्टिविटी को इंक्रीज करता है? अल्फा 1 रिसेप्टर से एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, अब पता है आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अल्फा 1 पे कौन काम करते हैं? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। और अब मज़े की बात बता दूं, ये अल्फा 1 कहाँ पे है? अल्फा 1 रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल्स। नाउ यू कैन कोरिलेट। अगर अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल पे है, कॉर्टिसोल क्या करेगा? कॉर्टिसोल अल्फा 1 रिसेप्टर्स के लेवल को ब्लड वेसल्स पे इंक्रीज करेगा, और जब रिसेप्टर ज़्यादा है तो एपिनेफ्रिन खुशी खुशी आके अपने रिसेप्टर पे काम करेगा और ब्लड वेसल्स को क्या रखेगा? कॉन्स्ट्रक्टेड। लेकिन अगर कॉर्टिसोल नहीं है तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स नहीं बनेंगे, वो कम बनेंगे। अगर वो कम बनेंगे तो एपिनेफ्रिन कहेगा मैं किस पे काम करूँ, मेरे लिए तो रिसेप्टर्स नहीं है। एंड बगैर रिसेप्टर के कोई चीज़ काम नहीं करती, तो बीपी मेंटेन नहीं रहेगा, ब्लड वेसल्स क्या रहेंगे? डायलेट। आसान हो गया। तो एट इंक्रीज अल्फा 1 रिसेप्टर्स, उस पर क्या हो जाएगा? मेंटेन टोन ऑफ ब्लड वेसल्स। बात समझ में आ रही है? देन कॉर्टिसोल इंक्रीजेस द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। कॉर्टिसोल किस एक्सप्रेशन को इंक्रीज करती है? बीटा रिसेप्टर्स की। नाउ यू नो द एडवांटेज। बीटा रिसेप्टर्स क्या में मौजूद होते हैं पता है? हार्ट में होते हैं और लंग्स में। अब
लंग्स में जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो हमारे ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, हमें सांस लेने में आसानी होगी, क्योंकि एयरवेज क्या होंगे, डायलेट। स्ट्रेसफुल कंडीशन है, हमें ज़्यादा सांस लेना है, मैं भाग रहा हूँ, मेरी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो रही है। अगर मेरी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो रही है तो उसके लिए मुझे एयरवेज ओपन चाहिए या क्लोज चाहिए, ओपन। और ओपन उनको कौन करता है, बीटा रिसेप्टर्स। और बीटा रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन को कौन इंक्रीज़ करता है, कॉर्टिसोल। तो इंक्रीज बीटा रिसेप्टर्स विच विल डायलेट द ब्रोंक्यूल्स, तो मुझे ब्रीदिंग में क्या होगी, आसानी। बात समझ में आ रही है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाती है कि नहीं, बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है, तो हो ही नहीं सकता। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। कभी देखा है कोई बंद एक्सरसाइज कर रहा है उसका सांस बिल्कुल नॉर्मल हो, नहीं, उसकी क्या हो जाती है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्या वो कहता है कि मुझे सांस लेने में मसला आ रहा है, हम इजीली सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि एयरवेज को ओपन किया होता है किसने, बीटा रिसेप्टर्स ने। और बीटा रिसेप्टर्स को किसने इंक्रीज़ किया हुआ है, और बीटा रिसेप्टर्स पे काम कौन कर रहा है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो दोनों, इन दोनों चीज़ों पे काम कौन कर रहे हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एंड यू नो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन दोनों किसका हिस्सा है, सिंपैथेटिक का। और अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स किसका हिस्सा है, सिंपैथेटिक का। चीज़ समझ में आ रही है, गुड। फिर उसके बाद हाँ ये चीज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा होगा कि स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। हम अस्पताल में मरीज़ आता है बुखार के साथ, मरीज़ आता है दर्द के साथ, मरीज़ को इन्फ्लेमेशन होता है, मरीज़ को जोड़ों में दर्द है, मरीज़ को कोई भी बॉडी एक होते हैं, हम ऐड कर देते हैं यार चलो स्टेरॉइड दे दो, हम लिख देते हैं इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, हम लिख देते हैं इंजेक्शन सोलोकाटिफ, इंजेक्शन हाइजोनेट, इंजेक्शन अपना ये क्या नाम है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। बात समझ में आ रही है। अब ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है, जो डेक्सामेथासोन है, ये बेसिकली सिंथेटिक फॉर्म है किसकी, कॉर्टिसोल की। क्योंकि अल्लाह ने जो कॉर्टिसोल बनाया हुआ है ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, कम करता है। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में पढ़ाता हूँ जनरल पैथोलॉजी में, बड़ा अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप लोग उसमें मास्टर होंगे, मास्टर करूँगा विद गारंटी, उसकी मनी बैक गारंटी है। मास्टर नहीं भी इन्फ्लेमेशन में पैसे वापस, ये आखिरी वाली बात मजाक में थी, ठीक है। अब यहाँ पे अटेंशन, नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ मजाक में, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मैं समझा दूंगा, मुझे अपने आप पे यकीन है। इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, इन्फ्लेमेशन इज गुड और बैड, इन्फ्लेमेशन इज गुड और बैड, गुड। इफ इन्फ्लेमेशन इज गुड तो फिर वाई वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, आपने खुद कहा इट इज गुड, इफ इट इज गुड देन वाई आर वी ट्राइंग टू डिक्रीज इट। समटाइम वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, समटाइम वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, और जब वो बात बर्दाश्त से निकल जाती है, काजिम साशंग हाउ, ओके, जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है फिर उसको कम करना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है। इन्फ्लेमेशन, माइल्ड से इन्फ्लेमेशन है वो हम बर्दाश्त करें, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेमेशन इतना शदीद है कि उसके अलामत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फीवर, फीवर इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, बुखार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पेन, पेन इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, स्वेलिंग, स्वेलिंग हुई है एक जगह पे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और रेडनेस, ये जगह मेरी रेड है, ये सारे फीचर्स मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, मेरे बर्दाश्त के बाहर है, तो फिर हमें मरीज़ को क्या देना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है। और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इंसान के अंदर कॉर्टिसोल को स्टडी किया हुआ है कि ये किसको डिक्रीज़ करता है, इन्फ्लेमेशन को, तो हम फिर बायो लेबॉर्ट्री में भी उसी चीज़ को बना रहे होते हैं। अब सवाल ये कि स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को किस तरह कम करते हैं, हाउ स्टेरॉइड्स डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो दे दो बोर्ड की तरफ। बेसिकली जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे वजूहात है और बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं। मैं मोटे मोटे मैकेनिज़म्स, मेन मैकेनिज़्म बताया था। व्हेन एवर देयर इज इन्फ्लेमेशन, हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में, हमारे सेल मेम्ब्रेन में कुछ फास्फोलिपिड्स हैं, उन फास्फोलिपिड्स को तोड़ दिया जाता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल का नाम है ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स, और एक मॉलिक्यूल का नाम है
प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जितनी भी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होते हैं, उन इन्फ्लेमेशन को मीडिएट, उन इन्फ्लेमेशन को शुरू करवाने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूकोट्राइन्स। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स किससे बनते हैं? फास्फोलिपिड से। और फास्फोलिपिड को इनमें कौन कन्वर्ट करवाता है? एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है फास्फोलाइपेज A2। एंड यू नो माय डियर्स, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल इनहिबिट दिस एंजाइम। अगर कॉर्टिसोल इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, क्या ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे? नहीं। क्या प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे? नहीं। क्या इन्फ्लेमेशन होगा? नो। आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? बात समझ में आ रही है? तो फास्फोलाइपेज A2 को कौन ब्लॉक करता है? स्टेरॉइड्स। कौन सा स्टेरॉइड? हमारे बॉडी में कौन सा स्टेरॉइड्स? कॉर्टिसोल और बाहर से वो डेक्सामेथासोन वगैरह। एम आई क्लियर उस्मान? दैट्स व्हाई वी आर गिविंग स्टेरॉइड्स टू द पेशेंट्स। बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं? अच्छा चलो, बॉडी बिल्डर्स की बातें बाद में करेंगे, उनको इतने अहमियत फ़िलहाल नहीं देनी, क्योंकि हम खुद जिम नहीं जाते तो हमें उनसे जेलसी होती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, आप लोग के एब्स निकलते हैं, हमारे पेट निकलते हैं। ठीक हो गया? हाँ। और एक्सक्यूज़ क्या है? हम बिज़ी हैं। अब आते हैं इसकी तरफ। इन्फ्लेमेशन के अलावा क्या होते हैं? अगर मैं अभी इस जगह पे हिट कर दूं, थोड़ी देर बाद ये जगह क्या हो जाएगा? स्वेल। ये क्या हो जाएगा? रेड। यहाँ पे दर्द होगा कि नहीं? अब स्वेलिंग को हम रेडनेस को, जब ये जगह रेड हो रहा है, इसको हम कहते हैं रूबर। क्या कहते हैं? रूबर। RUBOR, रूबर। रूबर इज बेसिकली रेडनेस। फिर ये जगह स्वेल हो जाती है, और स्वेलिंग को हम कहते हैं ट्यूमर। ये वो ट्यूमर नहीं है जो आप उसको कहते हो, ट्यूमर्स जो मैलिग्नेंसीज वगैरह होती है। ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग। ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग। फिर इस जगह को अगर आप हाथ लगाओगे, ये क्या होगा? गर्म होगा। होता है कि नहीं होता? अगर ये गर्म है तो इसको हम कहते हैं केलर। केलर मीन्स कैलोरी। रूबर, ट्यूमर, फिर केलर। और फिर इस जगह पे दर्द होगा, दर्द को हम कहते हैं डॉलर। रूबर, ट्यूमर, केलर, डॉलर। नहीं, उसकी बात अभी नहीं। राइट, फंक्शनलेस इज द फिफ्थ फीचर। एग्जाम आ रहा है आपका, वी कैन अंडरस्टैंड। फुल रट्टा जब हो तो फिर क्या आ रहा होता है? एग्जाम आ रहा होता है। एनीवे, अब रूबर, ट्यूमर, केलर, डेलर, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन, ये सब चीज़ें पता है कौन करवाते हैं? कौन करवाते हैं? डोंट वरी, ये तो अभी तफसील से आने वाले जनरल पैथो में। इनको कौन करवाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? और जब मैं प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद नहीं दे रहा तो क्या रूबर होगा? क्या ट्यूमर स्वेलिंग होगी? स्वेलिंग कम हो जाएगी, रेडनेस कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगा, और दर्द गायब। अब बॉडी बिल्डर्स की बात। वाई बॉडी बिल्डर्स आर यूजिंग स्टेरॉइड्स? कहते हैं ना ये फलाना जो है, ये जो इसके मसल्स है, हम जो लोग होते हैं वो जेलस होते हैं, कहते हैं ये स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहा है, इसके मसल्स अच्छे वाले नहीं है। वाई दे आर यूजिंग स्टेरॉइड्स? हाँ जी, हु इज बॉडी बिल्डर? जिम कौन जाता है जी? साकिब? नहीं, बॉडी बिल्डिंग जाना कोई, जिम जाना कोई बुरी बात तो नहीं है। शर्मा क्यों रहे? मैंने कोई और चीज़ नहीं पूछी, मैंने सिर्फ जिम की बात की है। नहीं, दो तरह के जिमर्स होते हैं ना। एक जाते हैं वो हैंड्स फ्री लगा के, वो आर्मी वाला स्लीवलेस टी शर्ट पहन के ऐसे खड़े होंगे, वो नहीं। एक होंगे जो ये करेंगे, वो मसल्स उठाएंगे, वो वज़न, उनकी बात कर रहा हूँ। एक तो होते हैं ना वो जिम इस तरह जाते हैं कि बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, तो थोड़ा जाके फिल्टर लगा के वो आईफोन से ऐसे, और मुंह भी ऐसा कर लेंगे। उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, वो दूसरे वाले। वाई दे आर यूजिंग स्टेरॉइड्स? वाई दे आर यूजिंग स्टेरॉइड्स? अच्छा सुन, छोड़ो, आप लोगों ने ये जुमला सुना हुआ है कि यार ये बंदे की जो बॉडी है ये स्टेरॉइड की वजह से बनी हुई है, तो वैसे तो ये हेल्दी लग रहा है, लेकिन इसके साथ अगर लड़ाई करो तो इसमें इतनी ताकत नहीं है। कहते कि नहीं कहते हैं? ये क्यों कहते हैं आज बताऊंगा, बट उसमें सिर्फ एक बात,
एक बात जो अभी बता रहा हूँ, बेसिकली जो तो आपके मसल्स यूज टू होते नहीं है इतने वजन उठाने के साथ, तो यू फील पेन, दर्द हो जाता है, और दर्द होने की वजह से फिर हम वो वजन रख लेते हैं कि यार अब मुझे मसल्स में क्या हो रहा है, दर्द। बट एफ दे आर यूजिंग स्टेरॉइड्स, एक मैकेनिज्म क्या है, स्टेरॉइड डिक्रीज पेन, दर्द कम करता है स्टेरॉइड्स, मरीज को बंदे को दर्द फील नहीं होता, तो वज़न उठाता रहता है, वज़न उठाता रहता है, और जब वज़न उठाता रहेगा तो मसल्स क्या करेंगे, बिल्डअप होंगे, हाइपरट्रॉफी करेंगे। लेकिन स्टेरॉइड यूज़ करने से उनके मसल्स हाइपरट्रॉफी तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी पावर नहीं होगी। पावर क्यों नहीं होगी आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि मसल्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है। खैर, ना यू अंडरस्टूड कि स्टेरॉइड्स किस तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दे विल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ prostaglandins and they'll decrease the production of leukotrienes। leukotrienes भी इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। आसान हो गया। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इससे एक स्टेप हट के कुछ ऐड कर दूं या इसी को स्टिक रहूं, ऐड कर दूं। आप लोगों के नाम सुने एनएसएड्स, एनएसएड का फुल फॉर्म क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी दो होते हैं, स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी काम किस तरह करते हैं, बाय ब्लॉकिंग फास्फोलाइपेज A2 एंड यू नो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने के लिए एक एंजाइम है कॉक्स। एनएसएड्स क्या करते हैं पता है, एनएसएड्स इसको ब्लॉक करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसको ब्लॉक करते हैं। तो अगेन क्या प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, नो, तो अगेन इन्फ्लेमेशन कम होगा क्या नहीं होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एंटी इन्फ्लेमेटरी देयर आर टू टाइप्स, स्टेरॉयडल, नॉन स्टेरॉयडल, और दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। ज़्यादा बात आप मज़ीद इस पर नहीं करेंगे, इन्फ्लेमेशन के लिए कुछ चीज़ें छोड़ देंगे ना, तब कुछ उसमें पढ़ लेंगे ना। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक तो ये मैकेनिज्म हो गया कि स्टेरॉइड्स इनहिबिट द फास्फोलाइपेज एंजाइम, लिखा हुआ है मैंने, अनदर एंजाइम, अनदर मैकेनिज्म। डू यू नो हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मस्त सेल, बड़े मस्त लोग होते हैं। और मस्त क्यों होते हैं, क्योंकि इनको छेड़ने का नहीं, इनको छेड़ेंगे तो ये आपको परेशान करेंगे। किस तरह परेशान करते हैं, मस्त सेल जब एक्टिवेट होते हैं दे रिलीज इज हिस्टामिन। ये क्या रिलीज करवाते हैं, हिस्टामिन, और हिस्टामिन हमारा दोस्त नहीं है। हिस्टामिन जब रिलीज होता है, हिस्टामिन क्या करता है पता है, हिस्टामिन आल्सो प्रोमोट्स इन्फ्लेमेशन। हिस्टामिन क्या करवाता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है। हिस्टामिन हिस्टामिन इचिंग करवाता है। खारिश के साथ मरीज आया हुआ है, हम लगा रहते हैं स्टेरॉइड्स, खारिश ख़त्म हो जाती है। हिस्टामिन कॉजेज इचिंग, तो हमने हिस्टामिन को क्या करना है, ब्लॉक करना है। एंड वन मोर थिंग, हिस्टामिन प्ले रोल इन एजमा, एलर्जीज करवाता कि नहीं करवाता। और हम एलर्जीज में भी किसको इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड हम एलर्जी में इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड हम खारिश में इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड हम इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल करते हैं। और मैकेनिज्म क्या है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मस्ट सेल्स। हिस्टामिन की रिलीज को क्या करता है ये कामरान, तो एलर्जी नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी और इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। बिकॉज हिस्टामिन कैन काज इन्फ्लेमेशन, हिस्टामिन कैन काज इचिंग, हिस्टामिन कैन काज एलर्जीज। और एलर्जी में कॉमन एग्जांपल अगर हम ले लें एजमा, एजमा एलर्जी है कि नहीं है, तो एजमा के मरीज को हम स्टेरॉइड देते हैं कि नहीं देते हैं, यस वी गिव स्टेरॉइड्स। तो इसलिए हिस्टामिन कैन बी यूज्ड एज एन एलर्जी, सॉरी कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड्स। इसी के साथ अगर मैं पॉइंट ऐड कर दूं, कॉर्टिसोल और स्टेरॉइड्स आर यूज्ड एन व्हाट, एन एलर्जीज। हम इनको एलर्जीज में इस्तेमाल करेंगे, बात समझ में आ रही है। और ऊपर क्या मैं कह सकता हूँ, स्टेरॉइड्स को हम इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। हु विल टेल मी ऐसे कौन से इन्फ्लेमेशन है जो मरीज़ को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन दिन दो दिनों की बात नहीं है, महीने की बात नहीं है, साल की बात नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन सारी ज़िंदगी रहते हैं। एक्सीलेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी, एसएलई ले लो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लो,
ये जितने भी आर्थराइटिस होते हैं, एसएलई टाइप चीज़ें होती है, इन सब में पेशेंट को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है, और उस इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक करने के लिए हम मरीज को किस पे रखेंगे? स्टेरॉइड्स। बात समझ में आ रही है? इजी हो गया। तो दैट्स वाई वी यूज स्टेरॉइड्स इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, दैट्स वाई वी यूज स्टेरॉइड्स इन एलर्जिक कंडीशंस। आई होप चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, फिर और क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी है? और क्या मैकेनिज्म्स है? और मैकेनिज्म ये है कि जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है या होती है? होता है। ओके, होती है। whenever there is inflammation, whenever there is inflammation, उस टाइम पे कौन से सेल्स आते हैं हमारे बॉडी के? WBCs। और WBC में कौन सा सेल आता है? न्यूट्रोफिल्स। अब देख लो, ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर न्यूट्रोफिल्स हैं, और इस जगह पे इंजरी हुई भी है, इस जगह पे कोई इंजरी हुई है, और इस इंजरी की रिस्पॉन्स में इस जगह पे क्या शुरू होने वाला है? इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन को शुरू करवाने के लिए किसने आना है? न्यूट्रोफिल ने। न्यूट्रोफिल किस तरह आएंगे? इन्फ्लेमेशन में समझाऊंगा, बट अभी बेसिक कॉन्सेप्ट। न्यूट्रोफिल पहले क्या करेंगे? न्यूट्रोफिल आ जाएंगे पहले ब्लड वेसल के साइड पे, पेरिफ्रीज में आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये किस जगह पे है? सेंटर में। सेंटर से कहाँ पे आ जाएंगे? पेरिफ्रीज में, मार्जिन में। और मार्जिन में आने के बाद न्यूट्रोफिल्स कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठ जाएंगे, आराम करेंगे। जब न्यूट्रोफिल इस जगह पे आराम करेंगे कुछ देर के लिए, फिर आराम करने के बाद ये न्यूट्रोफिल यहाँ से निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और बाहर आके इस जगह पे पहुँच के फिर इन्फ्लेमेशन शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब ये जो न्यूट्रोफिल यहाँ पे आराम कर रहे थे, इसको हम कहते हैं एडहेशन। क्या कहते हैं? एडहेशन। एंड स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स न्यूट्रोफिल के बैठने के लिए जो कुर्सी है, इस कुर्सी के टांगे तोड़ देता है। कहते क्यों बैठ रहे हो भाई, निकलो यहाँ से। स्टेरॉइड्स डू नॉट अलाउ न्यूट्रोफिल्स टू एडहियर। स्टेरॉइड्स इनहिबिट WBC's एडहेशन। और जब WBC's एडिशन नहीं होगी, क्या वो बाहर निकलेंगे? क्या वो इन्फ्लेमेशन करवाएंगे? नो। एम आई क्लियर? आसान हुआ क्या नहीं? तो स्टेरॉइड्स इनहिबिट द एडिशंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, और अगर न्यूट्रोफिल नहीं होंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। अब अगर आपसे कोई पूछे, डॉक्टर साहब ये स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किस तरह है, तो बताओ कि क्या क्या बताओ आपको? बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या बताओ आपको? क्या क्या सुनना चाहेंगे? बात समझ में आ रही है? शर्त है कि आपको खुद भी याद हो। नहीं याद तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है सबके पास, रिप्लाई तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी यू कैन ट्राई। क्लियर हो गया यहाँ तक? आसान है? नो क्वेश्चन? ओके। अब यहाँ पे एक क्लिनिकल पॉइंट, अगर स्टेरॉइड्स या कॉर्टिसोल, मेरे मुंह से बार बार स्टेरॉइड निकल रहा है, दैट मीन्स कॉर्टिसोल। अगर कॉर्टिसोल, रेहान, न्यूट्रोफिल्स की एडिशन को ब्लॉक करता है, न्यूट्रोफिल्स बाहर नहीं आ रहे, तो न्यूट्रोफिल्स कहाँ पे ज़्यादा रहेंगे? ब्लड वेसल में। एंड दैट्स वाई कॉर्टिसोल इंक्रीजेस द लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड। कॉर्टिसोल इंक्रीजेस द लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड। और जब न्यूट्रोफिल्स का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रोफिलिया। इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल कहाँ पे होंगे? ब्लड वेसल में होंगे, क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहे। और बाहर क्यों नहीं आ रहे? एडिशन ख़त्म हो रही है। इजी हो गया? गुड। तो अब आपको आइडिया हो गया कि वाई स्टेरॉइड्स और कॉर्टिसोल्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, why they are used in allergic conditions, why they are used in itching वाली conditions, muscle histamine। और फंक्शन, एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं। और फंक्शन इसका लिखा हुआ है इम्यूनो सप्रेसेंट्स। ये हमारी इम्यूनिटी को क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं। अब ये तो बिल अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इम्यूनिटी किस चीज़ से है? हमारी बॉडी में जो इम्यून है, डिफेंस है, वो किस वजह से है? माय डियर्स, इन्फ्लेमेशन जो है ये हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है। इन्फ्लेमेशन किसका हिस्सा है? इम्यूनिटी का हिस्सा है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, दैट मीन्स कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को क्या करती है? ख़त्म। तो इम्यूनिटी को क्या करेगी? वीक करेगी। स्टेरॉइड्स WBCs के साथ क्या करती है? इनहिबिट करती है। तो इम्यूनिटी को क्या करेगी? वीक।
और उससे भी बढ़ के एक अहम चीज़, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स। एंड यू नो लिम्फोसाइट्स हमारे WBCs है कि नहीं है आमिर? लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए एक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का नाम है इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जब ये स्टिमुलेट करेंगे लिम्फोसाइट्स को, तो फिर लिम्फोसाइट्स आगे क्या करेंगे? अटैक, दे विल अटैक। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिसोल ओवर हियर? कार्टिसोल क्या करता है? इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2। तो क्या एक्टिवेशन होगी लिम्फोसाइट्स की? नो। और जब लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन नहीं होगी तो क्या वो अटैक करेंगे? नहीं करेंगे। अब इसके पीछे हम क्या कहते हैं? यार मरीज को ना इम्यूनोसप्रेसेंट दे दो। क्या दे दो? और इम्यूनोसप्रेसेंट में हम क्या ऐड करते हैं? स्टेरॉइड्स। व्हाट डू वी यूज इन इम्यूनोसप्रेसेंट्स? स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। कुछ और ड्रग्स भी है लेकिन स्टेरॉइड भी उनमें से एक है। और वो क्या मैकेनिज्म होगा? टी सेल्स या बी सेल्स एक्टिवेट, मेनली टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रांसप्लांट, एक्सीलेंट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वेरी गुड पॉइंट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मरीज के आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है। एक पेशेंट है, उसको आपने गुर्दा लगा दिया है। ये गुर्दा इसका अपने इसने किसी से लिया हुआ है। एंड माय डियर, हमारा इम्यून सिस्टम किसी और की ली हुई चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। आप किसी से किडनी ले लो, किसी से लीवर ले लो, कोई भी ऑर्गन ले लो, ट्रांसप्लांट करवाओ उसको। ट्रांसप्लांट के बाद उस ऑर्गन की डिस्ट्रक्शन के हद से ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो ऑर्गन बॉडी में लग जाएगा, हमारे टी सेल्स उसको देखेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये तो हमारी बॉडी का है ही नहीं, और उस पर क्या करेंगे? क्या आप चाहते हो कि उस ऑर्गन पे अटैक हो? नो, वी डोंट वांट। और अगर आप नहीं चाहते कि उस ऑर्गन पे अटैक हो, तो आप उस मरीज में किसको दोगे? स्टेरॉइड दोगे। क्या दोगे? स्टेरॉइड्स। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स किसको ब्लॉक करेंगे? टी सेल्स को। और जब टी सेल्स ब्लॉक होंगे तो ऑर्गन पे अटैक नहीं होगा। तो एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, देयर इज रिस्क ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। किस चीज़ का रिस्क होगा? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का रिस्क होगा। और इसको अवॉइड करने के लिए क्या लगाएंगे शफीक? टू अवॉइड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, गिव स्टेरॉइड्स। इजी हो गया। एंड नाउ डॉक्टर सईदा, अगर मैंने इम्यूनिटी को सप्रेस करवा दिया स्टेरॉइड से, तो फिर हैव यू हर्ड द नेम ऑटो इम्यून डिजीजेस? ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गन्स पे क्या करता है? अटैक। क्या आप वो चाहते हो? नहीं। तो अगर आप वो नहीं चाहते, आप उस मरीज को क्या देते हो? स्टेरॉइड्स। वी गिव स्टेरॉइड्स एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। यार किसी को मुख्तसर कर लें, स्टेरॉइड सिर्फ मुर्दे को जिंदा नहीं करता, बाकी सब करता है। क्लियर हो गया? आसान है? ओके जी। तो ऑटो इम्यून डिजीज में भी हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन ऑटो इम्यून डिजीजेस। और अब अगर मैं आपको आगे कोई डिजीज़ पढ़ाऊँ जिसमें मैं लिखूँ फलाना डिजीज़ ऑटो इम्यून है, ट्रीटमेंट में मुंह से क्या निकलेगा? स्टेरॉइड्स। एंड नाउ लेट्स मिक्स अजब। अब ऐड कर लेते हैं कार्टिसोल को, कुशिंग सिंड्रोम को। अगर मेरे मरीज़ को कुशिंग सिंड्रोम है, मेरे मरीज़ को क्या है, तो फिर उस मरीज़ में क्या होगा? हद से ज़्यादा कार्टिसोल, तो उसमें इन्फ्लेमेशन डाउन, उसमें इम्यूनिटी डाउन। अगर इन्फ्लेमेशन डाउन, इम्यूनिटी डाउन, तो उस मरीज़ में बार बार क्या होंगे? इन्फेक्शंस। वो क्या होगा? वो इम्यूनोसप्रेस्ड होगा, और उसमें बार बार क्या होंगे? इन्फेक्शंस होंगे। एम आई क्लियर? आप लोगों ने कुशिंग सिंड्रोम के मल्टीपल फीचर्स अंडरस्टैंड कर लिए हैं ऑलरेडी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, स्टेरॉइड्स ब्लड के साथ क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिसोल विद द ब्लड? ब्लड सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये पीएमडीसी में ट्रेडमार्क एमसीक्यू था, हर साल पूछते थे और एफसीपीएस में भी पूछते हैं। अगर मरीज में कार्डिसोल है तो पूछते हैं कार्डिसोल डब्ल्यूबीसीएस के साथ क्या करता है। तो एक तो आपने ऊपर पढ़ लिया, कार्डिसोल इंक्रीजेस द लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड। तो कार्डिसोल इंक्रीजेस न्यूट्रोफिल्स, और जब ये न्यूट्रोफिल्स को इंक्रीज करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिलिया। वी विल कॉल इट न्यूट्रोफिलिया। बट कार्डिसोल डिक्रीजेस लिम्फोसाइट्स। किसको डिक्रीज करता है, लिम्फोसाइट्स को। और जब लिम्फोसाइट डिक्रीज होंगे उसको हम क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोपिनिया या लिम्फोपिनिया। पिनिया मीन डिक्रीज्ड। एंड कार्डिसोल डिक्रीजेस इओसिनोफिल्स। जब इओसिनोफिल्स का लेवल डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, eosinopenia. And this topic is high yield for MCQ. Cortisol increases neutrophils, but that decreases lymphocytes and eosinophils. Then मुझे बताओ जीआईटी पे क्या इफेक्ट होगा जी। बिल्कुल हो सकती है, हम तो ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि एक साथ हो रहा हो। अगर मैं प्रिडोमिनेंट की बात करूँ, मेन की, तो न्यूट्रोफिल इंक्रीज होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी मरीज में लिम्फोसाइट डिक्रीज भी हो चुके हो, ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन न्यूट्रोफिल पे मेन इफेक्ट होता है, तो इसलिए न्यूट्रोफिल्स क्या होंगे, ज़्यादा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एज जीआईटी। जीआईटी के साथ कार्डिसोल क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डिसोल ऑन जीआईटी। स्टमक, यू नो हमारे स्टमक में एसिड होता है, उसको हम कहते हैं HCl, और हमारे उस स्टमक के एसिड से स्टमक को बचाने के लिए हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है म्यूकस। क्या प्रोड्यूस होता है, म्यूकस। इफ आई ड्रा द स्टमक ओवर हियर, तो स्टमक में एसिड है जिसका नाम क्या है, HCl, लेकिन इस HCl से हमारे स्टमक की हिफाजत कौन करता है, म्यूकस। और अगर म्यूकस हिफाजत करता है, बताइए म्यूकस किस चीज़ से बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। म्यूकस किस चीज़ से बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और मुझे बताओ उस्मान, कार्डिसोल प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन के साथ क्या करता है, डिक्रीज। अगर कार्डिसोल प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा तो क्या म्यूकस बनेगा स्टमक में, नो, तो देयर विल बी डिक्रीज म्यूकस। अगर म्यूकस डिक्रीज है तो फिर एसिड मैदे को नुकसान पहुंचा सकता है। मरीज कैन डेवलप अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर डिजीज। क्या डेवलप कर लेगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज। बट नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, जब एबनॉर्मल हो, नॉर्मली भी तो कार्डिसोल रिलीज होता है, हर दिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हर दिन हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज हो रहा है। ये कब होगा, व्हेन दे आर एबनॉर्मली हाई, नॉट नॉर्मल। आई, ये भी एबनॉर्मली। आई पे क्या होगा, इंक्रीज कार्डिसोल। जब भी कार्डिसोल का लेवल बढ़ता है लेंस पे अफेक्ट करके, इट कैन कॉज कैटरैक्ट, स्टेरॉइड्स कैन कॉज कैटरैक्ट। बट ये भी नॉर्मल की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, एबनॉर्मली। कुशिंग सिंड्रोम के मरीज में कैटरैक्ट के चांसेस ज़्यादा होंगे। कुशिंग सिंड्रोम के मरीज में मैदा ख़राब होगा। इजी, ओके। सीएनएस पे कार्डिसोल नॉर्मली क्या काम करता है, कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जब नहीं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, बट व्हेन नॉर्मली कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, साइकोसिस नॉर्मल तो नहीं होगा, लेकिन जब कार्डिसोल बहुत ज़्यादा हो तो इट कैन कॉज साइकोसिस, इट कैन कॉज एंजाइटी। व्हाट इज साइकोसिस, सुना होगा ना आप लोगों ने, लड़कों ने सुना होगा। साइको क्या, हाँ, निकल साइको, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, आर यू अ साइको, व्हाट, इस तरह कुछ जुमले सुने होंगे। साइको, बड़ा साइको हैं, लॉस ऑफ कंटेक्ट विद रियलिटी,
मरीज़ का हकीकत से कोई लेना देना है ही नहीं, दुनिया के क्या रिलेटिव उससे उसका कोई परवाह नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जब आप किसी ऐसे बात कर लो ना जो हकीकत से थोड़ी हटके हो, तो फिर आपको बंदा क्या कहता है, साइको हो गए हो। तो साइकोसिस मीन्स लैक ऑफ इंसाइट, lack of insight. Patient don't know what is wrong, what is right. Our excess cortisol can cause these features. What is psychosis? I will explain in psychiatry. बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा, साइकेट्रिक बड़े मजे का सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद वुंड, जख्म, कॉर्टिसोल जख्म के साथ क्या करते हैं, जल्दी हील करेंगे या लेट हील करेंगे, डिले। कॉर्टिसोल डिले वुंड हीलिंग। क्यों? जख्म को बढ़ने के लिए, जख्म को बढ़ने के लिए, दिल के जख्म की बात नहीं कर रहा, स्किन के जख्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो जख्म बन जाता है, जख्म को हील करने के लिए हमें चाहिए प्रोटीन्स। उस प्रोटीन का नाम है कोलाजन। क्या नाम है? सुन लो पहले, नीचे स्पेस बहुत कम है तो मैं इधर इधर कर देता हूँ। जख्म को हील करने के लिए क्या चाहिए? कोलाजन प्रोटीन। और कोलाजन बनते कहाँ से? आप लोग इसके नीचे लिख लेना। कोलाजन बस कैसे बनता है? कोलाजन बनता है एक सेल से, उस सेल का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट। अब कॉर्टिसोल क्या करते हैं? कॉर्टिसोल इनहिबिट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट को कि कोलाजन मत बनाना, और जो कोलाजन बना होता है उसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन, तोड़ेगा। मसला एक तो कोलाजन को बनने नहीं दे रहा, और जो बना हुआ है उसको, तो फिर ज़ख़म नहीं भरेगा। अगर ज़ख़म नहीं बढ़ रहा, बंदे का ठीक नहीं हो रहा ज़ख़म, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिलेड वुंड हीलिंग। डिले वुंड हीलिंग। और नीचे क्या लिखेंगे? बाय इनहिबिटिंग, लिख लेना ये जुमला, बाय इनहिबिटिंग फाइब्रोब्लास्ट एंड डिक्रीजिंग कोलाजन। इजी हो गया? कितने फंक्शन अंडरस्टैंड हो गए? GHI क्या तक हो गए? अब आगे और क्या फंक्शंस हैं कॉर्टिसोल के? What are the other effects of cortisol? Other functions. मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में कॉर्टिसोल इंक्रीजेस एपेटाइट, यू विल फील हंग्री एंड दैट मेक्स सेंस। भूखा रहना भी तो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, यस और नो? तो कॉर्टिसोल क्या करेगा? अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, आपकी बॉडी में एनर्जी लो है, कॉर्टिसोल भूख को इंक्रीज करेगी एंड यू विल फील हंग्री। ठीक हो गया? फिर कॉर्टिसोल increases, this thing is something very important, cortisol increases blood, I should write carbohydrates। मेटाबॉलिक इफेक्ट में एक हो गया एपेटाइट को इंक्रीज करना, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या इफेक्ट है? कार्बोहाइड्रेट्स पे जब मैं बात करूंगा दैट मीन्स ग्लूकोज। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ cortisol on blood glucose? Cortisol increases blood glucose, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा। हाउ शाहिद? हाउ इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल? उसकी भी मल्टीपल रीजंस है, मल्टीपल मैकेनिज्म्स है। अब वो मैकेनिज्म्स क्या क्या है? सो दिस इज द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। और कॉर्टिसोल क्या करेगा? मैकेनिज्म्स पे फोकस कर लो।
कॉर्टिसोल, मुझे बताओ हमारे ब्लड में ग्लूकोज कहाँ से आता है? यू विल टेल मी, बायोकेमिस्ट्री। ब्लड में ग्लूकोज के सोर्सेज बताओ, पढ़ाए गए थे। 3 सोर्सेज हैं। डाइट, उसके लिए कॉर्टिसोल आपको क्या कर रहा है? एपेटाइट को इंक्रीज कर रहा है। और ग्लूकोन्यूजेनेसिस, यस और नो? एंड कॉर्टिसोल इंक्रीजेस ग्लूकोन्यूजेनेसिस। कॉर्टिसोल किसको इंक्रीज करेगा? इंक्रीजेस gluconeogenesis. Gluconeogenesis means increased production of glucose from non-carbohydrate source. पागल निमो ने क्या होगा? पायरुवेट, एलानिन, लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड मेनी मोर। हाँ, तो उन चीज़ों से ग्लूकोज बनाएगा। फिर मुझे बताओ हमारे बॉडी में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है? किस फॉर्म में स्टोर रहता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज? स्टोरेज फॉर्म, ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर रहेगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और कॉर्टिसोल इस ग्लाइकोजन को तोड़ता है, इसको कन्वर्ट करता है किस में? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज किस में आएगा? ब्लड में आएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एंड हु विल टेल मी कॉर्टिसोल ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस किस तरह करवा रहा है? ग्लाइकोजन को कौन तोड़ता है? ग्लाइकोजन को कौन तोड़ता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन किसको तोड़ता है? जल्दी जल्दी जल्दी। ग्लूकागॉन causes the breakdown of ग्लूकागॉन causes the breakdown of ग्लाइकोजन। और मुझे बताओ ग्लूकागॉन की इफेक्ट को इंक्रीज कौन करता है? कॉर्टिसोल। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। तो बेसिकली ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन करवाता है? ग्लूकागॉन करवाता है। इसके अलावा क्या नाम है अपने? उस्मान। उस्मान माय डियर, ये बताओ अगर ब्लड में ग्लूकोज है तो ब्लड से इस ग्लूकोज को निकाल के टिश्यू में कौन स्टोर करवाता है? हु स्टोर्स ग्लूकोज इन द टिश्यूज? इंसुलिन। कौन करवाता है? इंसुलिन। और कॉर्टिसोल पता है क्या करता है? कॉर्टिसोल इंसुलिन को कहता है क्या कर रहे हो? मुझे ब्लड में ग्लूकोज चाहिए, तुम उसको सेव कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? आर यू असाई को? हाँ। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कॉर्टिसोल causes इंसुलिन रेजिस्टेंस, it increases इंसुलिन रेजिस्टेंस। मसला थोड़ा सीरियस होने की तरफ जा रहा है, सीरियस हो रहा है। एक तरफ इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ा दी है, दूसरी तरफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रहा है, ऊपर से ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा है। तो इन शॉर्ट ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। और एक और चीज़ कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में ग्लूकोज के इस्तेमाल को डिक्रीज करता है। इट डिक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। अब आप सोचोगे कि अगर ग्लूकोज डिक्रीज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो ही नहीं रहे, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? बात समझ रहे हो ना? अगर कॉर्टिसोल ग्लूकोज के लेवल को कहता है कि बॉडी को कहता है कि तुमने ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? फैट्स से। लिपिड्स जो हमारे बॉडी में ना, फैट्स, उनको तोड़ा जाएगा, लाइपोलिसिस होगी। क्या होगी? लाइपोलिसिस। बट बिफोर स्टार्टिंग द लाइपोलिसिस, यू पीपल टेल मी, अगर नॉर्मली कॉर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो जब कॉर्टिसोल का लेवल एबनॉर्मली हाई होगा, एबनॉर्मली हाई से मेरा क्या मतलब है? कुशिंग सिंड्रोम होगा। उस मरीज में क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया, एंड हाइपरग्लाइसीमिया कैन कॉज डायबिटीज़। तो अगर मैं बाद में कुशिंग सिंड्रोम में लिखवा दूँ, पेशेंट कैन डेवलप डायबिटीज़। समझ में आ रही है? ये जो इफेक्ट है ना, इसको हम क्या कहेंगे? डायबिटोजेनिक इफेक्ट। डायबिटोजेनिक इफेक्ट। और कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा? इंक्रीज कॉर्टिसोल
कैन कॉज डायबिटीज़। और मुझे बताओ ये डायबिटीज़ एड्रिनल ग्लैंड है, तो इस डायबिटीज़ को हम क्या नाम देते हैं? एड्रिनल डायबिटीज़। क्या लेवल करेंगे? एड्रिनल diabetes mellitus. And Zarka, if there is decreased cortisol, hypoglycemia, patient will develop, like for example Addison disease. Addison disease में क्या होगा? Hypoglycemia. और कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया। कितना आसान है चीज़ें समझना, या मुश्किल है? मुश्किल है, इजी है। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इनका कनेक्शन। Now coming to the lipids. लिपिड्स के साथ क्या करता है? फैट्स के साथ। हमारे बॉडी में लिपिड्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? TAG, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में। यू रिमेंबर दिस थिंग? ओके। एंड नाउ कॉर्टिसोल इसके साथ क्या करेंगे? अगर ये TAG है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, कॉर्टिसोल क्या करते हैं? इंक्रीजेस लाइपोलिसिस। कॉर्टिसोल लिपिड्स की ब्रेकडाउन को इंक्रीज करेंगे, और जब लिपिड्स की ब्रेकडाउन इंक्रीज होगी, हम लिपिड्स को तोड़ रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होंगे? ये कन्वर्ट होंगे दो चीज़ों में, ग्लिसरॉल में। किस चीज़ में? ग्लिसरॉल में। और कन्वर्ट होंगे इनटू फ्री फैटी एसिड्स। एंड माय डियर्स, यू मस्ट बी नोइंग फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, फ्री फैटी एसिड्स को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एनर्जी, इनटू ATP। व्हाट वाज द पाथवे? पाथवे का नाम क्या रखा था हमने? बीटा ऑक्सीडेशन। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। याद है बीटा ऑक्सीडेशन? उसमें हम फैटी एसिड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? ATP में। और बासित, ये जो ग्लिसरॉल बन रहा है, ये किधर जाएगा? लीवर में। और लीवर में ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज किस में आएगा? ब्लड में। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोन्यूजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लूकोन्यूजेनेसिस। व्हेन यू मेक ग्लूकोज फ्रॉम अदर थिंग्स। आसान हो गया? चलो जी, तो फैट्स को तोड़ दिया हमने, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने तोड़ दिया, अब क्या रह गया? द लास्ट वन, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के साथ कॉर्टिसोल का क्या कनेक्शन है? व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ कॉर्टिसोल विद प्रोटीन्स? ये प्रोटीन्स को बनाएगा या तोड़ेगा? तोड़ेगा। प्रोटियोलाइसिस। स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम चीज़ों को जोड़ते नहीं हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम चीज़ों को तोड़ते हैं। दे विल कॉज प्रोटियोलाइसिस, इंक्रीजेस द ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? प्रोटीन। दे विल बी इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। किन किन जगहों पे प्रोटीन्स को तोड़ेगा? in all tissues, except liver, आप लोग मेरे साथ ही हो ना अभी? ओके। नाउ जब मैं प्रोटीन्स को तोड़ूंगा, प्रोटीन्स को जब हम तोड़ते हैं तो उससे क्या बनेंगे? अमाइनो। दे विल बी इंक्रीज अमाइनो एसिड्स। और इन अमाइनो एसिड्स को भी पता किधर भेजा जा रहा है? लीवर में। और लीवर में उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कोलाजन की। कोलाजन एक प्रोटीन था कि नहीं? और मैंने कहा था कॉर्टिसोल को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जितनी भी प्रोटीन्स है बॉडी में ना, कॉर्टिसोल उनको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अगर कॉर्टिसोल को तोड़ेंगे तो फिर हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, कुशिंग सिंड्रोम में जब कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा, मरीज में प्रोटीन्स हद से ज़्यादा उनके क्या होगी? ब्रेकडाउन। तो ये पेशेंट मजबूत हो गया, वीक होगा, वेरी वीक। एंड असद जो बॉडी बिल्डर्स होंगे जो स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड इस्तेमाल करने से उनको दर्द नहीं होगा, तो मसल्स तो बिल्डअप कर लेंगे, लेकिन उन मसल्स की प्रोटीन्स की क्या हो चुकी है? ब्रेकडाउन। तो मसल्स क्या होंगे? वीक। मायोपैथीज,
क्या होंगे? जब मैं आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद आज ही पढ़ाऊंगा। कुशिंग सिंड्रोम, प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन की वजह से मायोपैथीज होंगे, मसल्स विल बी वेरी वीक, एब्डामिन के मसल्स कम, एब्डामिन पे जोर पड़ेगा, स्ट्राया बनेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्राया, वुंड हीलिंग नहीं होगी क्योंकि क्या कम है? प्रोटीन्स कम है। Am I clear? And then स्टेरॉइड्स या कॉर्टिसोल एज अ होल कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे, प्रोटीन्स लिपिड्स को तोड़ेंगे, प्रोटीन्स को तोड़ेंगे। तो ये कॉर्टिसोल क्या हुआ? एनाबॉलिक हार्मोन हुआ या कैटाबॉलिक हार्मोन? इट इज अ कैटाबॉलिक हार्मोन। कॉर्टिसोल एज अ कैटाबॉलिक हार्मोन। और आप लोगों में से किसने वो जुमला मेरे मुंह से सुन के नोट कर लिया था कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म नहीं होती, एनाबॉलिज्म नहीं होती, ब्रेकडाउन होती है, फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक हो गया? कितने फंक्शंस हो गए? GHIJKL-M। बॉन्ड्स कभी सुना है? स्टेरॉइड इस्तेमाल ना करें हड्डियां कमजोर हो जाती है। हाउ? स्टेरॉइड्स एक तो बोन में प्रोटीन्स के लेवल को कम करेगा। ऑफ कोर्स बोन्स आल्सो नीड्स प्रोटीन्स, बोन्स को भी क्या चाहिए? कोलाजन। तो दे विल बी डिक्रीज कोलाजन इन द बोन, जिसको वजह से बोन्स क्या होंगे? वीक बोन्स, वेरी वेरी वीक बोन्स। अब अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होंगे, तो फिर कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम में बोन्स क्या होंगे? ऑस्टियोपोरोसिस। स्टेरॉइड्स का ऑस्टियोपोरोसिस। टू मच इंक्रीज इन द कॉर्टिसोल, इंक्रीज करूंगा अगर मैं कॉर्टिसोल को, दे कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, वीक बोन। और इनकी हड्डी अगर कमज़ोर है तो इजीली फ्रैक्चर होंगे। जब हड्डी इजीली फ्रैक्चर हो जाती है उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड डॉक्टर आसमा, ये जो निशान मैं बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है? हैशटैग, इसका मतलब है फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। क्लियर? क्लियर? एंड नाउ द लास्ट फंक्शन। द लास्ट फंक्शन एज एन बेबीज, बच्चों में। बेबी दैट बेबी, बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है, उसमें क्या फंक्शन होगा स्टेरॉइड का? विदाउट स्टेरॉइड्स बच्चा जो पैदा होगा वो ठीक होगा या ठीक पैदा नहीं होगा? क्यों? क्या मसला होगा उसमें? यस, वेरी गुड। सर्फेक्टेंट्स। बेबीज में लंग्स मैच्योर होने के लिए, लंग्स को मैच्योर करने के लिए क्या चाहिए? कॉर्टिसोल चाहिए। क्या चाहिए? कॉर्टिसोल। क्यों? क्योंकि लंग्स को मैच्योर करने के लिए अल्वियोलाई में एक मॉलिक्यूल बनता है, इस मॉलिक्यूल का नाम है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट्स लंग मैच्योर करवाते हैं, और सर्फेक्टेंट्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो इट हेल्प्स इन maturation of lungs by increasing surfactants production। किसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है ये? सर्फेक्टेंट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। Am I clear? और अगर कॉर्टिसोल की डिफिशिएंसी हो, बच्चे में सर्फेक्टेंट्स ना बने, तो ये जो बच्चा पैदा होगा इसको क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और इसलिए तो हम कहते हैं कि लंग्स को मैच्योर करवाने के लिए बच्चे को स्टेरॉइड लगाए। कौन सा स्टेरॉइड लगाते हैं? बीटा मेथासोन लगाते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे फंक्शंस थे स्टेरॉइड हार्मोन्स के। इज इट क्लियर? आसान है? सर्फेक्टेंट्स क्या चीज़ है वो पढ़ाऊंगा आप लोग आपको इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सर्फेक्टेंट्स इज नॉट अ म्यूकस, सर्फेक्टेंट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेटिडाइलकोलिन एंड लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड है वो, स्टेरॉइड नहीं है। एनीवे, क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई सवाल है तो पूछो।
इज देयर एनी क्वेश्चन? हाँ, अभी नॉर्मल की बात कर रहा था, अभी मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की। ये जो, अच्छा ये तो मैंने अच्छा ओके, ये कह रहा है ब्लीडिंग टेंडेंसीज, इसके बाद बिल्कुल ठीक है। वो तब होगा जब हद से ज़्यादा क्या हो, प्रोटियोलाइसिस, क्योंकि ब्लड वेसल्स की स्ट्रेंथ के लिए भी हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कोलाजन। और अगर स्टेरॉइड्स ज़्यादा होंगे, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी, तो मेरे मरीज़ की ब्लड वेसल्स क्या होंगे, वीक, और इजीली क्या करेंगे, रप्चर। लेकिन वो यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, वो कुशिंग में ऐड कर दूँगा। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ठीक है, ब्रेक ले लो आप लोग।